Hello my dear friends, 12th CBSE board session 2020-21. I'm the faculty of teaching accounts, financial accounts, Professor Nilesh Kakkad, having teaching experience of last 20 years. My dear friends, still हमें ये नहीं मालूम कि हम ऑफलाइन मोड में, क्लासरूम मोड में कब से आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। जब तक वो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होता, हमें परमिट नहीं किया जाता, तब तक जाहिर सी बात है हमें इसी तरीके से इंटरेक्शन करना है और आपको पढ़ाना कंटिन्यू करना है। सिलेबस बहुत बड़ा है, समय कम है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है। कुछ चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट करूँगा, मैं आपसे उम्मीद करूँगा एज ए स्टूडेंट कि आपका अप्रोच कैसा रहेगा, एज ए टीचर मेरा अप्रोच कैसा रहेगा, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा और एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन करके चलेंगे। कोई भी टीचिंग बेटा टू वे ट्रैफिक होता है। सिर्फ टीचर अपनी तरफ से एफर्ट्स करे, अपनी तरफ से मेहनत करे और स्टूडेंट्स की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना हो, कोई एक्शन ही ना हो, तो टीचर की जो मेहनत है वो वेस्ट होना जायज़ है, वेस्ट होगी ही। हमें ऐसा नहीं करना है। आपको पढ़ाते समय मैं इस बात का ख्याल रखूँगा कि हर छोटे से छोटा डाउट आपका क्लियर हो। कोई भी चीज़ आपको पढ़ाते समय कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस होगा। आपसे भी मैं ये उम्मीद करूँगा, आपसे भी एक्सपेक्ट करूँगा कि आप भी विथ फुल कंसंट्रेशन अपने एफर्ट्स कीजिए, ध्यान से वीडियोस को सुनिए, बार बार सुनिए, बार बार उसे रिवाइज कीजिए, रिवाइंड कीजिए। जो आपको पढ़ाया गया है अब तक उसको एक बार पढ़िए। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो 11th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया गया है, जैसे जर्नल एंट्रीज है, लेजर बनाना है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, किस तरह से हम स्टार्टिंग फ्रॉम जर्नलाइजिंग हम फाइनल अकाउंट्स तक कैसे पहुंचते हैं, ये सब हमको मालूम होना चाहिए। एक अकाउंटिंग प्रोसेस है, अकाउंटिंग प्रोसेस है। हम आज जब हम 12th का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, CBSE 12th का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आज हम 11th स्टैंडर्ड का बेसिक पढ़ने लगे कि भाई एक बार हम पर्सनल अकाउंट रिवाइज कर लेते, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम्स क्रेडिट, है ना। फिर जर्नल एंट्री, लेजर और ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट, कैश बुक क्या था, रेक्टिफिकेशन क्या था, BRS क्या था, डिप्रिसिएशन क्या था, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या था। ये सब आज हमारे लिए संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और वो सारे चैप्टर्स पूरी की पूरी तरह से आपको यहाँ पर काम नहीं आने वाले हैं, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो आपको आने चाहिए। आपको जर्नल एंट्रीज, लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, ये जो बेसिक चैप्टर्स है आपके, फंडामेंटल्स, अकाउंटिंग प्रोसेस, इससे कनेक्टेड जो चैप्टर्स हैं ये आपको आने चाहिए, उसका नॉलेज आपको रहना चाहिए। वो एक बार आप रिवाइज कीजिए, पढ़िए, आपका प्रीवियस ईयर का जो कोर्स मटेरियल हो निकाल के पढ़िए। उसमें भी ऐसा नहीं है कि मैं कभी आपको ऐसा बोल दूँ कि ये तो आपने पिछले साल पढ़ा होगा ना, नहीं। उसमें भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है आप डेफिनेटली पूछिए। मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये तो 11th में हो गया, मैं नहीं पढ़ा था, बिल्कुल नहीं। भले 11th में हो गया, अगर तब नहीं समझा था या तब पढ़े अभी भूल गए, तब कहिए, हम उसे रिवाइज करेंगे, आपके डाउट सॉल्विंग डेफिनेटली होगी, ज़रूर आपको समझाया जाएगा। कम्युनिकेशन गैप नहीं रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें हैं। नेगेटिव क्या है इसमें, आप मेरे सामने नहीं बैठे हो, तो पढ़ाते समय आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, मुझे पता ही नहीं है कि जब मैं समझा रहा हूँ कोई भी चैप्टर, कोई भी बेसिक अगर मैं आपको समझा रहा हूँ तो कितना समझ में आ रहा है। कई बार एज ए टीचर अगर हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं लाइव क्लासरूम में, तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है कि हमें हमारे समझाने की टेक्निक में कुछ चेंज करना है, कुछ नया एग्जाम्पल लेके समझाना है, कुछ नए तरीके से समझाना है, नए इलस्ट्रेशंस देना है और डिटेल में समझाना है। स्टूडेंट से हम पूछ सकते बाद में, क्लासरूम खत्म होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद स्टूडेंट हमसे पूछ सकता है कि सर आज आपने जो पढ़ाया इसमें ये चीज़ नहीं समझी, अब यहाँ पर बड़ी गड़बड़ है,
कि पढ़ाते समय स्टूडेंट्स हमारे सामने नहीं बैठे तो पता ही नहीं है। तो हमें ये जो लिमिटेशन है इसको भी ओवरकम करना है, कम्युनिकेशन मेंटेन करना है। जिस दिन जो भी पढ़ाया गया आपको ना समझे, आपने तुरंत पूछ लेना है। हम फैकल्टीज के नंबर आपके पास है। डाउट को कैरी करके आगे मत ले जाओ, वो डाउट बढ़ते जाएगा, और डाउट अगर बढ़ते गए तो उस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो पूरी खत्म हो जाएगी। अकाउंटिंग इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि ये एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स इसको इग्नोर करना या इसमें इंटरेस्ट डेवलप ना होना, तो जो हमारा कॉमर्स लेने का जो ऑब्जेक्टिव है वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो इस विषय में इंटरेस्ट जगे, इसके लिए एज ए फैकल्टी ऑफ अकाउंट्स फॉर यू पीपल मैं भी अपनी पूरी मेहनत करूंगा, पूरे एफर्ट्स लगाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा हर चीज़ आपको बेहतर से बेहतर तरीके में समझाने की, एक्सप्लेन करने की। और हमारा जो अप्रोच रहेगा पढ़ते समय वो इन चीज़ पर हम ख्याल रखेंगे। वी विल फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। हमारा फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, समझेंगे किसी भी चीज़ को। ऑलवेज ट्राई टू नो हाउ एंड वाई। ये क्या हुआ, हमने इसे किस तरह से किया, क्यों, वाई। वाई मैं पढ़ाते पढ़ाते कभी भी इस तरह से नहीं पढ़ाता बेटा कि इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ता, इसको ऐसे लिखना पड़ता, नहीं। अगर इसको ऐसे लिखना पड़ता है तो क्यों, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या रीज़न है। जब तक आपको रीज़न का एक्सप्लेनेशन मैं न दूँ तब तक मुझे भी पढ़ाने का सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, और जब तक मैं आपको लॉजिक के साथ ना पढ़ाऊँ तो एज ए स्टूडेंट आपको भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलना चाहिए। रटना नहीं है, नेवर मगअप, लर्न नहीं कर लेना कुछ भी। जबकि लर्न करना ज़्यादा आसान होता है, लर्न करने में कम समय लगता, किसी भी चीज़ को समझने में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन समझा हुआ आप कभी नहीं भूलोगे। लर्न किया हुआ भूल जाओगे, मंडे का तो ट्यूसडे को भूल जाओगे, मंडे का अगले मंडे तक भूल जाओगे। ऐसी पढ़ाई करके कोई अर्थ नहीं है। मगअप नहीं करेंगे, पैरट नहीं बनेंगे, तोते के जैसा सब रट डाले, ऐसी पढ़ाई नहीं करना है। तो वी विल फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। हर चीज़ को समझने की कोशिश करना है बेहतर से बेहतर तरीके से, और हर चीज़ का हाउ एंड वाई पढ़ना है। कोई भी चीज़ क्यों हो रही है और किस तरह से हो रही है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ लिख रहे हैं बस लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, जब तक वो क्लियर ना हो तब तक लिखना नहीं है। सारे लॉजिक हमारे क्लियर होने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, तो उस सब्जेक्ट पर हमारी पकड़ आएगी, हमें इंटरेस्ट आएगा। तो मेरी तरफ से आपको पूरी फ्रीडम है, विदाउट एनी हेजिटेशन, कीप ऑन आस्किंग, पूछते जाइए, पूछते रहिए। हमारे सिलेबस में अभी तक ये क्लियर नहीं है कि सिलेबस को कम किया गया है, कौन से चैप्टर घटाए गए हैं या क्या है। हम यही मान के चलेंगे कि पिछले साल तक जो सिलेबस था हमें पूरा वही पढ़ना है। इसका मतलब बहुत बड़ा सिलेबस पढ़ना है और कम टाइम में पढ़ना है। तो बेटा अब बहुत हो गया है, अब हमें समय बर्बाद ना करते हुए मेहनत करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, आपके सिलेबस में पिछले साल के सिलेबस को हम मान के चले कि वही सिलेबस रहने वाला है जब तक कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक। तो पार्टनरशिप फर्म से कनेक्टेड कुछ चैप्टर्स हैं, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म की बेसिक्स है इसमें। और हमें पार्टनरशिप का जो फाइनल अकाउंट्स होता है, फाइनल अकाउंट्स हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, वही आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, P&L अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। यहाँ पर आपको पार्टनरशिप फर्म का फुल फ्लेज्ड फाइनल अकाउंट नहीं है कि आपको ट्रेडिंग भी बनाना है, आपको P&L भी बनाना है, आपको बैलेंस शीट भी बनाना है, नहीं। उसकी कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे P&L एप्रोप्रिएशन करके एक नया पार्ट है, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट। ये जब चैप्टर पढ़ेंगे तब समझेंगे, आज ही से इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो पार्टनरशिप फर्म से कनेक्टेड कुछ चैप्टर्स हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करके होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, इनको हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया फर्म का। 3 पार्टनर थे, 4 पार्टनर हो गए, 4 पार्टनर थे तो 3 हो गए, इधर ड्यू टू डेथ और इधर ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ सम पार्टनर, एनी पार्टनर। तो
पार्टनरशिप हमसे कनेक्टेड ये चैप्टर्स है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। फिर एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वाइंडिंग अप, फर्म अगर बंद हो जाती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करना, उससे कनेक्टेड चैप्टर्स हैं। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स, सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस, सारे बिजनेस कंसर्न्स, सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो मार्केट में डील करती है पब्लिक के साथ, सारी ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती, कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है जिसको नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स कहते हैं। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स कहना ज़्यादा बेटर है। इनका जो ऑब्जेक्टिव है ये प्रॉफिट कमाना नहीं होता, अपने मेंबर्स को या सोसाइटी की सोसाइटी के लोगों को सर्विस देना होता है। तो दीज आर बेसिकली सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस, क्लब्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, है ना, ये इस कैटेगरी में आते हैं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स, इनकी अकाउंटिंग है। कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, कंपनी मार्केट में कैपिटल कलेक्ट करने के लिए, कैपिटल रेज करने के लिए अपने शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है, तो उससे कनेक्टेड एंट्रीज क्या पास की जाती है कंपनी की बुक्स में, वो हमको पढ़ना है कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर में। डिबेंचर्स में इशू ऑफ डिबेंचर्स और उसका रिडेमिशन, रिडीम करना है इन्हें, लोगों को उनके पैसे वापस करना। ये एक प्रकार का लोन होता है जो कंपनी के द्वारा पब्लिक से लिया जाता है, और लोन है तो एक निश्चित समय के बाद आपको ये वापस करना पड़ेगा, उसे कहते हैं रिडीम करना। तो शेयर्स और डिबेंचर से कनेक्टेड अकाउंटिंग आपको करना है। और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें आपको रेशियोज के बारे में पढ़ना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम से एक चैप्टर है, वो पढ़ना है। वो क्या है अभी के भी उसकी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, वो पॉसिबल भी नहीं और आपको समझेंगे भी नहीं। हम हमारे सिलेबस की शुरुआत करेंगे कंपनी अकाउंट से, शेयर्स और डिबेंचर्स। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है हमारी, आपके जो बेसिक चैप्टर्स हैं 11th स्टैंडर्ड के, खास करके जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है उसके रूल्स आपने जो पढ़े हैं वो आपको रिवाइज करना है बहुत अच्छे से, थरोली। हमें इस चैप्टर में एंट्रीज ही पास करनी है, तो एंट्रीज के लॉजिक्स में आपको बताया करूंगा, कौन सा रूल उस पर अप्लाई हुआ आपको बताया करूंगा, वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है ना। क्योंकि एंट्री पास करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, सिर्फ पर्सनल रियल नॉमिनल का रूल मगअप करने से ही एंट्री पास हो ऐसा नहीं होता है ना। आपको ये पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया होगा तो मैं एक बार फिर रिवाइज करवा दूंगा कि एंट्री पास करने के 4 तरीके होते हैं। उसमें से पर्सनल रियल नॉमिनल के जो गोल्डन रूल्स हैं, ये उन 4 में से एक तरीका है। एक तरीका और है एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। जो अकाउंट्स हम आइडेंटिफाई करते हैं जर्नल एंट्री में, ये एक पार्टी ये है, एक पार्टी ये है, एक ये अकाउंट इन्वॉल्व है, एक ये अकाउंट इन्वॉल्व है, उसको हम एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस इनमें क्लासीफाई करते हैं। एसेट अकाउंट है तो एसेट अकाउंट में नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है, तो एसेट और बढ़ा तो डेबिट करो, एसेट कम हो गया तो क्रेडिट करो। इस तरह से एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस के रूल्स बने हुए हैं। एक रिवर्सल एंट्री होती है। रिवर्सल एंट्री, आपने कोई एंट्री पास किया, एक पार्टी डेबिट एक पार्टी क्रेडिट, एक अकाउंट डेबिट एक अकाउंट क्रेडिट। अब अगर आपको उस एंट्री को कैंसिल करना है तो किसी भी एंट्री को कैंसिल करने के लिए क्या करना है, जो एंट्री पास हुई है उसको रिवर्स पास कर दो, रिवर्सल एंट्री। इसका काम पड़ेगा यहाँ पर। ये अब कब पढ़े, 11th स्टैंडर्ड में पढ़े। किस चैप्टर में पढ़े, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के चैप्टर में पढ़े। कि किसी भी ट्रांजेक्शन को अगर कैंसिल करना है तो जो ओरिजिनल इफेक्ट दिया गया था जो गलत हो गया, अगर मुझे उस इफेक्ट को कैंसिल करना है तो रिवर्स एंट्री पास कर दो। जिसको डेबिट किया था उसको कर दो क्रेडिट, और जिसको क्रेडिट किया था उसको कर दो डेबिट। ऐसा उल्टा कर देने से वो जो ट्रांजेक्शन पास हुआ था वो कैंसिल हो जाएगा। रिवर्सल एंट्री। और एक होती है ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री, एंट्री पास करने का ये भी एक तरीका है कि एक अकाउंट से आपको कोई बैलेंस दूसरे अकाउंट में लेकर जाना है तो हम ट्रांसफर एंट्री पास करते हैं। वहाँ पर ये सब आपके डेबिट क्रेडिट के रूल्स, पर्सनल रियल नॉमिनल, वो सब अप्लाई नहीं होते। तो ये 4 तरीके जिनसे एंट्री पास की जाती है।
तो हर ट्रांजेक्शन को आप बोलोगे सर पर्सनल रियल नॉमिनल यहाँ पर कहाँ लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। पर्सनल रियल नॉमिनल के रूल से भी एंट्रीज पास होती है, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर से भी एंट्री पास होती है। रिवर्सल एंट्री जो रेक्टिफिकेशन के चैप्टर में आप पढ़े हो, नहीं पढ़े तो मैं समझा दूंगा आपको कैसे पास करते हैं, उसकी चिंता मत कीजिए। आप में से ऐसा कोई भी नहीं सोचेगा कि ये तो हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़े ही नहीं थे। जो भी नहीं पढ़े थे वो आपको हम पढ़ा देंगे, पढ़ लिए थे तो रिवाइज करवा देंगे, और नहीं पढ़े थे तो पढ़ा देंगे। तो आपको ये सोचना ही नहीं है कि ये तो हमको नहीं पढ़ाया गया था, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे हम पढ़ लेंगे सब कुछ बेहतर तरीके से। इस चैप्टर में एंट्री पास करना आना चाहिए आपको, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो 4 तरीके आपसे मैंने कहा, वो सब तरीके यहाँ काम आने वाले हैं। यहाँ पर हमको एंट्रीज रिवर्स भी करना है, इस चैप्टर में हमको एक अकाउंट का बैलेंस दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर भी करना है, और फिर ये एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें जो चैप्टर्स है आज ही उसको डिटेल में बता के कोई सेंस नहीं है, जब पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। हमारा अप्रोच रहेगा, फिर से आपको बता रहा हूँ, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली इन एवरी चैप्टर। अच्छे से अच्छे उसका बेसिक पढ़ के आगे बढ़ेंगे हम, हर चीज़ में हाउ एंड वाई ये समझेंगे। अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन करो, हर सब्जेक्ट के लिए है ये, जो ना समझे पूछो, और मगअप नहीं करेंगे, हर चीज़ को समझेंगे। ठीक है बेटा, तो मैं आपको ये जो चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो से देना स्टार्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।